नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर के लिए यहाँ कंप्यूटर के मोस्ट आईएमपी प्रश्न और खाद्य अधिनियम के यहाँ पर मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर कंप्यूटर के आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम के यहाँ पर 50 प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो आपके एग्ज़ाम में आने की यहाँ पर संभावना बनेगी। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं इसी तरह के कोई जॉब से रिलेटेड या तैयारी से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे देकर उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। सभी प्रश्न यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो आइए यहाँ पर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर का प्रश्न है, जिसमें निम्नलिखित में किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में डेटा एक्सेस करने की गति अधिक होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, CD-ROM, CDR-W, DVD या इनमें से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में यह तीनों मतलब स्लो है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, सर्च इंजन क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि सर्च इंजन क्या है, बताना है। आप भी अपनी तैयारी देखते हुए चले कि कितनी आपकी तैयारी है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि सामने आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर 5 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वेब में दस्तावेज की खोज करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। तो इनपुट एक्सेप्ट करना, टेक्स्ट कॉपी करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा स्टोर करना। तो कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टेक्स्ट कॉपी करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है। यहाँ पर 4 समूह दिया गया है, जिसमें से आउटपुट डिवाइस आपको बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर 7 का 7 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्लाटर, प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइसों का एक क्या है, समूह है। अगला प्रश्न है, एक निर्गम आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचालित होते हैं, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर बिम प्रिंटर के रूप में, करेक्टर प्रिंटर के रूप में, लेजर प्रिंटर के रूप में या लाइन प्रिंटर के रूप में। तो 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो सबसे अच्छा रहता है। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर ग्रुप है। तो 4 ग्रुप दिया गया है, तो इनमें से आपको ग्रुप बताना है। तो 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ड्रम प्रिंटर, चेन और ब्लेंड प्रिंटर। यह क्या है, लाइन प्रिंटर का ग्रुप है। अगला प्रश्न है, वह प्रिंटर जिस पर करेक्टर, छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं, उसे कहते हैं। तो लाइन प्रिंटर, बी है इम्पैक्ट प्रिंटर, सी है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या डी है पेज प्रिंटर। तो 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो लाइनेक्स है, विंडोज़ है, ओपन सोलारिस है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, जो कि बाकी सभी क्या है, यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिबगर्स आते हैं। तो 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो उबंटू है, स्यूज है, स्यूज, मैनड्राइव, उबंटू, डेबियल या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी क्या है, यहाँ पर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। अगला है A2 अपॉन, यहाँ पर उसके बाद अनुपात A4 इंगित करता है। तो केवल सेज A3 से और सेज A2 से सेल A4 तक, उसके बाद केवल सेल A2 से सेल A4 तक। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सेल A2 से सेल A4 तक। एक पैराग्राफ इंडेक्स बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करें। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट की बताना है जो पैराग्राफ बढ़ाने के लिए। तो 15 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, Ctrl+M। उसके बाद है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। तो एक्सेस की, लॉगिन की, लॉगआउट किया, ऑथेंटिकेशन की। तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन की। अगला, निम्नलिखित में कौन से एड्रेस हर रोज़ नहीं बदलता। तो स्टैटिक IP, डायनेमिक IP, यूनिक IP या कॉमन नेम या नंबर। तो 70 का यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर ए होगा, स्टैटिक IP। अगला है,
एटीपी का उपयोग होता है तो वेबसाइट डिज़ाइन में, इंटरनेट से जोड़ने के लिए, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो 18 का करेक्ट आंसर, सही आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता? तो वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, वर्म है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स, जो कि अपने आप नकल नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट है, सामान्य रूप से एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्नलिखित में कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? तो तेज सीपीयू, छोटे स्टोरेज डिवाइस, बड़े मेन मेमोरी, या अच्छा ग्राफिक्स टर्मिनल। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, छोटे स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर इसका क्या है, अनिवार्यता आवश्यकता नहीं है। तो आइए उसके बाद नेक्स्ट है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में, और कंप्यूटर से लगभग 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनका मैं MCQ करवा रहा हूँ, जो कि सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए, आपके एग्जाम में आने की यहाँ पर 100% संभावना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भारत में कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। मैं किसी में ऑप्शन भी पढ़ूंगा और किसी में आंसर भी बताऊंगा। आप मेरे बताने से पहले इसका आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आप अपना चेक कर सकें कि कितनी आपकी सही है, कितनी आपकी तैयारी है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 1 अप्रैल 1955 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यहाँ पर भारत में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के विस्तार के संबंध में सही है? तो यह संपूर्ण भारत में लागू है, या जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है, या आदिवासी क्षेत्र को संपूर्ण भारत में लागू है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, यह संपूर्ण भारत में लागू है। तीसरा प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत खाद्यान्न फसलों में शामिल की जाती है? तो चाय है, गन्ना है, कहवा है, कपास है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर गन्ना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत अधिसूचना आदेश से क्या अभिप्रेत है? तो केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश, राज्य सरकार द्वारा उल्लिखित आदेश, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश, या राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित आदेश। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत आदेश में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो ए और बी दोनों सही। तद्धिन जारी कोई निर्देश नहीं, या शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत राज्य सरकार में शामिल है? तो राज्यपाल, विधानमंडल, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट, मॉडल टेस्ट पेपर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए, या आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। वहाँ पर करंट के भी क्वेश्चन हैं, और अभी वैकेंसियाँ निकली हैं, जैसे बिजली विभाग में हो गया, या चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है, या PSC में। तो उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 7वां है, इस अधिनियम की धारा 2 के तहत चीनी से अभिप्रेत है? तो यहाँ पर किसी प्रकार की चीनी जिसमें 90% से अधिक सुक्रोज हो, खंड सारी चीनी, या बूरा चीनी, या पिसी हुई चीनी, या रवे, या पूर्ण चीनी, या वैक्यूम पैन चीनी। तो इनका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सभी। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 2 के तहत आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पूर्णतः प्लास्टिक से बने उपकरण शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों चीज़ यहाँ पर क्या है, शामिल है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार को इस अधिनियम की धारा 2 के तहत अधिकार दिया गया है कि वह यहाँ पर अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, अधिनियम के प्रावधानों को समाप्त कर सकती है, अधिनियम के प्रावधानों में नई अनुसूची जोड़ सकती है, या डी है, अनुसूचियों में वस्तु को जोड़ या घटा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उचित और लाभकारी कीमत में किस आवश्यक वस्तु की कीमत शामिल है? तो यहाँ पर गन्ना है, चाय है, कहवा है, कपास है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, गन्ना। इस अधिनियम 1955 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पादक से कौन व्यक्ति अभिप्रेत है? तो फसल उगाने वाला, गन्ना उगाने वाला, चीनी में निर्माण करने वाला, या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चीनी निर्माण करने वाला व्यक्ति। इस अधिनियम से यहाँ पर तात्पर्य है कि 1955 का अधिनियम, ये जितने भी प्रश्न हैं सभी 1955 से रिलेटेड खाद्य वस्तु अधिनियम से हैं। तो इसका यही मतलब है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त त्योहारी से कौन व्यक्ति अभिप्रेत है? तो गन्ना वाला, फसल वाला, कपास वाला, चीनी वाला। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर चीनी वाला, चीनी विपणन करता इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला है,
राज्य सरकार पर कर्तव्यों का अधिरोपण का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो धारा 6 है, धारा 8 है, धारा 4 है, धारा 7 है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धारा 4 में। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम किस धारा में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि के नियंत्रण का उल्लेख है? तो धारा 6 में, धारा 3 में, धारा 4 में, धारा 7 में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, धारा 3। उसके बाद है, इस अधिनियम की धारा 3 में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि के नियंत्रण की शक्ति किसे दी गई है? तो केंद्र सरकार को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को? तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केंद्र सरकार को। 1955 अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार निम्न में से कौन सा उपबंध नहीं कर सकती? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी है, विक्रय के लिए रखी गई किसी आवश्यक वस्तु की बिक्री का प्रतिषेध नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 3 के अधीन दिए गए किसी आदेश के उल्लंघन हेतु सस्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो धारा 7 है, धारा 3 है, धारा 4 है, धारा 7। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर डबल ऑप्शन है धारा 7 का, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर धारा 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के किस धारा के अधीन एक व्यक्ति को धारा 3 के प्रावधानों अंतर्गत कोई कथन करने के लिए अपेक्षित होने पर मिथ्या कथन करता है एवं उसकी जानकारी में है कि वह व्यक्ति किसी सर्वान विशिष्ट में मिथ्या है, दंडित किया जाएगा? धारा 7, धारा 9, धारा 4 या धारा 7। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, धारा 9 में। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम की किस धारा के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा? तो धारा 11 है, धारा 12 है, धारा 10 का है, धारा 14 है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, धारा 10 का। अगला प्रश्न, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु में शामिल नहीं है? तो पानी है, उर्वरक है, तिलहन है, कच्चा जूट है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर पानी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21वां नंबर, इस अधिनियम मतलब 1955 के अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत यदि किसी वस्तु को जब्त किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी? तो जिला आपूर्ति अधिकारी को, जिला कलेक्टर को, राज्य सरकार को, संभागीय आयुक्त को? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जिला कलेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सभी प्रकार के अपराधों के विचारण किया जाएगा? तो सेशन न्यायालय में, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट में, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट में? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट में इसकी यहाँ पर विचारण किया जाएगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आवश्यक वस्तु नहीं है? तो पशु चारा, लोहा, सूती वस्त्र या दूध? तो नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दूध हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति की ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने की तय सीमा है? तो यहाँ पर 1 माह, 2 माह, 6 माह या 6 माह? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 माह हो जाएगा। मतलब 30 दिन के अंतर्गत क्या करना है, आपको अपील करनी है। अगला प्रश्न है, 1955 अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन होने का समाचीन होने पर निम्न में से कौन सा अधिहरण का आदेश जारी कर सकता है? तो जिला आपूर्ति अधिकारी, राज्य सरकार, जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जिला कलेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 का के किसी अधिहरण के आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है? तो सेशन न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार को, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे धारा 8 के तहत क्या समझा जाएगा? प्रयत्न और दुष्प्रेरण आदेश का उल्लंघन, ए और बी या इनमें से कोई नहीं? तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रयत्न और दुष्प्रेरण। इस अधिनियम के धारा 9 के तहत यदि कोई व्यक्ति मिथ्या कथन करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है? तो उसके लिए 5 वर्ष की सजा का क्या है, प्रावधान है। अगला प्रश्न है, 1955 अधिनियम के किस धारा में कंपनियों द्वारा गठित अपराध के विरुद्ध सजा के प्रावधान का उल्लेख है? तो धारा 7 है, धारा 3 है, धारा 10 है, धारा 7 है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सी हो जाएगा, धारा 10। अगला प्रश्न, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी से क्या अभिप्रेत है? तो नियमित निकाय, संगठन, प्रमंडल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर नियमित निकाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 10 के उपबंधों के अनुसार निदेशक का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर फर्म का संस्थापक, फर्म का भागीदार, फर्म का कर्मचारी या फर्म का प्रबंधक? तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, फर्म का भागीदार। अधिनियम की धारा 7 के अधीन सिद्ध दोष व्यक्ति कोई पश्चातवर्ती अपराध की सजा का दायी होगा? तो 3 माह से 4 वर्ष, 6 माह से 7 वर्ष, 4 माह से 2 वर्ष या 3 माह मात्र?
तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 6 माह से 7 वर्ष तक। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 के तहत आदेश के अनुसरण में किसी रकम का संदाय करने के लिए दायी है या अंशतः संदाय कर चुका है तो राशि का बकाया राशि में ब्याज लिया जाएगा। तो इसका ये ऑप्शन सही है, 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से राशि ली जाएगी। केंद्र सरकार को कुछ रकमों को भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की शक्ति का उल्लेख है धारा 8 में, धारा 7 का में, धारा 9 में या धारा 12 में। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, धारा 7 का में। अगला प्रश्न, सक्षम न्यायालय किसी सिद्ध दोष कंपनी के नाम पर कारोबार के स्थान आदि प्रकाशित करा सकती है। सुनवाई के पश्चात सक्षम न्यायालय को यह अधिकार नहीं, अपील की अवधि समाप्त के पश्चात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अपील की अवधि के पश्चात। न्यायालय को इस अधिनियम के किस धारा के तहत सिद्ध दोष कंपनियों के नाम कारोबार आदि प्रकाशित करने की शक्ति है। तो धारा 10 ख, धारा 3, धारा 7 का या धारा 9 में। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धारा 10 ख में इसका उल्लेख है शक्ति है। आपराधिक मन स्थिति की अवधारणा का उल्लेख किस धारा में किया गया है। तो धारा 10 ग है, धारा 9 ग, धारा 11 या धारा 9। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धारा 10 ग में। न्यायालय अपराधों का संज्ञान करता है लोक सेवक द्वारा लिखित रिपोर्ट पर, समाचार में दृष्टिगत करने के बाद, शिकायत पत्र प्राप्त होने के बाद या इनमें से किसी पर नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, लोक सेवकों द्वारा लिखित रिपोर्ट पर यहाँ पर क्या करती है, अपराधों का संज्ञान में लेती है। अगला प्रश्न है, न्यायालय अपराधों का संज्ञान करता है तो किसी व्यक्ति के लिखित रिपोर्ट के आधार पर, किसी संस्था के मौखिक रिपोर्ट के आधार पर, मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यायालय द्वारा अपराधों के संज्ञान के संबंध में सही नहीं है तो किसी व्यथित व्यक्ति के लिखित रिपोर्ट पर, किसी संस्था के व्यक्ति के लिखित रिपोर्ट पर, किसी लोक सेवा के लिखित रिपोर्ट पर या किसी मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, किसी मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर सही नहीं है। मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम से क्या आशा है। तो कंपनी अधिनियम 1956 में पंजीकृत गठित सहकारी समिति, मर्यादित सहकारी समिति, लोगों का समागम। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर इसका आशय कंपनी अधिनियम 1955 में पंजीकृत। दंड प्रक्रिया संहिता 1975 की धारा 29 में किसी बात से होते हुए भी धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के उल्लंघन के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति का जुर्माना हो सकेगा। तो 8,000, 5,000, 4,000 या 9,000। तो इसका करेक्ट आंसर 5,000 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुर्माने की राशि एवं उसके प्रावधानों का उल्लेख इस अधिनियम की किस धारा में किया गया है। तो धारा 14 है, धारा 12 है, धारा 15 या धारा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, धारा 12 में इसका उल्लेख है। 48वां प्रश्न है, इस अधिनियम के अंतर्गत, यहाँ पर इस अधिनियम के अंतर्गत अधिहरण के आदेश के विरुद्ध किस न्यायालय में अपील की जा सकेगी। तो यहाँ पर जिला कलेक्टर के समक्ष और उच्च न्यायालय के समक्ष, राज्य सरकार के समक्ष या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराध से जुड़े वाहन के अधिहरण करने से पूर्व कलेक्टर के लिए यह आवश्यक है कि वह केवल अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का समय दे, केवल आधारों की लिखित सूचना प्रस्तुत करें, केवल सुनवाई का अवसर दे या उपयुक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में उल्लेखित आपराधिक मना स्थिति में शामिल है। तो केवल आशय, केवल मतत्व हेतु, आशय, मतत्व व किसी तथ्य की जानकारी, केवल जानकारी हेतु। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आशय, मतत्व व किसी तथ्य की जानकारी। दोस्तों, ये आपके कंप्यूटर और खाद्य वस्तु अधिनियम के प्रश्न हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आपको लगातार प्रश्न मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें, साथ ही साथ बेल घंटी को भी प्रेस कर रखे रहें। तो चलिए